हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां पर चाय का महात्मा ही ना हो और चाय से चाह भी बढ़ती है, ये हम भली भांति जानते हैं। और हमारे देश में गरीब से गरीब व्यक्ति का ये आजीविका साधन है। 25-50 रुपया लेकर के वो अपने चाय का व्यवसाय शुरू कर देता है और दिन भर लोग आते हैं। एक प्रकार से चाय का ठेला हो, कहीं रेकड़ी हो, वहां लोगों का आना जाना होता है। लेकिन विशेषता ये है कि एक प्रकार से ये फुटपाथ पार्लियामेंट होती है। दुनिया के हर विषय की चर्चा चाय की चुस्की लेते लेते होती है। अपने गांव की समस्या की भी चर्चा होगी, किसी परिवार की भी बात होगी और इजराइल में क्या हुआ उसकी भी चर्चा हो जाएगी। मंगल पर क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी भी चर्चा हो जाएगी। तो हमारे देश में चाय एक प्रकार से फुटपाथ लोकसभा का एक सबसे बड़ा सेंटर है। और आज जब मैं चाय की चर्चा के कार्यक्रम आया हूं तो स्वाभाविक मेरी बचपन की यादों के साथ मैं जुड़ जाता हूं। और मैंने देखा है कि चाय बेचते बेचते मुझे बहुत कुछ सीखना भी मिलता था। अनेक लोगों से बातचीत करने का अवसर मिलता था। मान अपमान की घटनाएं घटती थी। चाय बेचते समय लोगों की बातें सुनता था, बड़े गौर से सुनता था। तो मेरे लिए एक विशेष अनुभव रहा है बचपन का। लेकिन साथ साथ चाय पे जो चर्चा होती है हमारे देश, कोई समाज कोई वर्ग ऐसा नहीं होगा। आज भी हिंदुस्तान के बड़े से बड़े घराने में जाओ, अच्छा चाय पियेंगे क्या, यहीं से शुरू होता है और फिर बातें शुरू होती हैं, समस्याओं की चर्चाएं होती हैं। इस काम को टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत प्रयोग है। हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है, शायद दुनिया में भी कहीं पर एक साथ 5 टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ हो, ऐसा तो शायद नहीं हुआ होगा। और आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जनता जनार्दन के साथ संवाद, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सफल प्रयोग मैं मानता हूं। जब से इस चाय पे चर्चा वेबसाइट को प्रारंभ किया, लाखों लोगों ने उसको विजिट किया, हजारों लोगों ने अपने सुझाव भेजे, हजारों लोगों ने सवाल भेजे हैं। तो देश का सामान्य मानवी क्या सोचता है, उसकी अपेक्षाएं क्या है, इसको समझने का मुझे बहुत बड़ा अवसर इस कार्यक्रम के तहत मुझे मिला है। तो थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एंड थैंक्स टू ये हमारी चाय कि जिसने हमें ये मौका दिया है। जिन मित्रों ने मुझे सवाल भेजे हैं, सुझाव भेजे हैं, मैं उनका भी बहुत आभारी हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं सुशासन पर, गुड गवर्नेंस पर। महात्मा गांधी ने हमें स्वराज्य दिलाया, लेकिन हम सुराज्य नहीं बना पाए। अगर हमारा स्वराज्य सुराज्य में पलट जाता तो दुनिया के कई देश जो हमारे बाद आजाद हुए, वह दुनिया के समृद्ध देशों में उनकी गिनती हो रही है। हम भी
करोड़ों देशवासी हैं, हम भी कहां से कहां पहुंचते हैं, लेकिन हम वो नहीं कर पाए। सामान्य से सामान्य व्यक्ति को पूछो, उसकी सरकार के प्रति शिकायत रहती है। उसको लगता है भाई सरकार से कोई अपेक्षा पूरी नहीं होगी, सरकार छोड़ो यार, सरकार क्या करेगी। ये मनस्थिति बनी हुई है। एक प्रकार से लोगों का भरोसा टूट गया है। इतना बड़ा देश, 125 करोड़ जनवासी, और इनका अगर खुद ने चुनी हुई सरकार पर, सरकार की व्यवस्थाओं पर अगर उसका भरोसा ही टूट जाएगा तो देश कैसे चल सकता है। इसलिए ये भरोसा फिर से एक बार प्रस्थापित हो, ये बहुत आवश्यक है। गुड गवर्नेंस, सुशासन, ये शब्द तो इन दोनों सुनाई देता है, लेकिन उसके मायने समझ नहीं आते हैं। और इसलिए आज मैंने सोचा कि आज मैं देश भर में 1000 स्थानों पर आज मैं बात कर रहा हूं, एक साथ में लाखों लोगों से बात कर रहा हूं, और मैं सोच रहा हूं कि आज मैं सुशासन, गुड गवर्नेंस, इसी एक विषय पर आपसे बात करूं, आपके विचार सुनूं, आपके सवाल समझूं, और एक अच्छी चर्चा का हम प्रारंभ करें। और चुनाव तक मेरी कोशिश रहेगी कि अगर आज हम टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बराबर ठीक से सफल हुए, और मुझे विश्वास है कि सफल होंगे, 1000 स्थान पर से क्या फीडबैक आता है उससे पता चलेगा, तो हम इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। हर 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के बाद जैसी जैसी सुविधा बनेगी, नए नए चाय की दुकानों पर चले जाएंगे, और हर बार 1-1 हजार ऐसे चाय की चर्चाओं को एक साथ हम बातचीत करेंगे। अगर ये कार्यक्रम मेरे मन में जिस प्रकार से है, ये अगर मैं पूरा कर लूंगा, तो इस देश के 2 करोड़ नागरिकों से मेरा सीधा संपर्क होगा। और लोकतंत्र एक उत्सव होता है। चुनाव में एक महा उत्सव के रूप में लोकतंत्र की पूजा की जाती है। चुनाव में हर राजनीतिक दल की जिम्मेवारी होती है कि वो जनता से बात करे, जनता को अपनी बात बताएं, जनता को अपनी बात समझाएं। जनता का आग्रह रहता है कि उसके सवालों के जवाब मिले। एक प्रकार से पॉलिटिकल एजुकेशन होना चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव ये राजनीतिक प्रशिक्षण का एक बहुत बड़ा अवसर होता है। मैं पिछले दिनों देश भर में रैलियां कर रहा हूं, बहुत बातें हो रही है, बहुत लोगों से मिल रहा हूं, हर प्रदेश की बात करके आता हूं, और अब एक 2-4 प्रदेश बाकी रह गए। पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण मैंने पूरा कर लिया है। काफी कुछ समझने को मिलता है, लेकिन आज एक अलग प्रयोग है। 1000 चाय की ऐसे चौपाल पर मेरी बात होगी। देश के 300 से अधिक स्थानों पर एक साथ मैं बात कर रहा हूं। और जब मैं गुड गवर्नेंस की बात करता हूं, हम जानते हैं शरीर दिखने में कितना ही अच्छा क्यों न हो, कितना तंदुरुस्त क्यों न हो, कितना ही मजबूत क्यों न हो, लेकिन अगर एक बार उसमें डायबिटीज प्रवेश कर जाए तो बाहर से दिखने वाला तंदुरुस्त शरीर भी कई बीमारियों का यजमान बन जाता है, बीमारियों को निमंत्रण देना शुरू कर देता है, और उसके बाद ढेर सारी बीमारियां शरीर में प्रवेश करना शुरू हो जाती है। ये बैड गवर्नेंस भी डायबिटीज जैसा होता है। एक बार वो आ गया
कि सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। फिर भ्रष्टाचार भी उसके साथ जुड़ जाता है, बर्बादी भी शुरू हो जाती है, विकास का नामो निशान नहीं रहता, जनता जनार्दन भी अनेक कष्ट झेलने के लिए मजबूर हो जाती हैं। और इसलिए भारत जैसे देश में सुशासन पर बल देना चाहिए, सुशासन का आग्रह होना चाहिए। और इसलिए आज मैंने विशेष रूप से गुड गवर्नेंस इसी विषय पर लोगों के विचार सुनने के लिए एक कार्यक्रम की योजना की है। देश भर से मित्रों को मैंने निमंत्रण दे रहा हूं, उनके सुझाव सुनेंगे हम। आज मैं आराम से आपके साथ बैठने वाला हूं, बीच में जरूरत पड़ी तो दूसरी भी चाय पी लूंगा शायद, और आप भी पी लीजिए। तो मित्रों, मैं देश भर के भिन्न भिन्न कोनों से मेरे उस पर कुछ न कुछ मैसेज आना शुरू हुए हैं। तो शुरू करें मित्रों, हम आपकी बात को सुने। आज के परिप्रेक्ष्य में भारत के लिए क्या उपयोगी होगा? अच्छा सवाल आपने पूछा है। आपका सवाल है कि भारत की ऐतिहासिक विरासत रही है, सम्राट अशोक, चाणक्य, टोडरमल, छत्रपति शिवाजी ऐसे महापुरुष हो गए, तो क्या हम शासन में उनसे कोई सीख ले सकते हैं? ऐसा सवाल बनारस से त्रिपाठी जी ने पूछा है। अब जमाना बदल चुका है, अब लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, अब सारे निर्णय, सारी व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत चलती हैं। और इसलिए उस जमाने में उन महापुरुषों ने जिस तरीके से चीजें चलाई होगी, उसी तरीके से सैकड़ों सालों के बाद चीजें चलना संभव नहीं होता है। और स्वस्थ समाज का ये स्वभाव होना चाहिए कि उसमें युगानुकूल परिवर्तन होते रहना चाहिए। अगर हम युगानुकूल परिवर्तन नहीं करते हैं और अपनी पुरानी भव्य गाथाओं में जीते रहते हैं, तो हम प्रगति नहीं कर सकते। और इसलिए हमारे पूर्वजों की जो महान चीजें हैं और आज युगानुकूल है, उनके प्रति तो हमारा आग्रह और श्रद्धा के पूर्वक उसमें से प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें बड़ी ताकत देती है। जैसे आज हम ग्लोबलाइजेशन का जमाने की बात करते हैं और विश्व व्यापार की बात करते हैं। हमारे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की जब बात करते हैं तो उनका एक ही रूप दुर्भाग्य से लोगों के सामने आया है। छत्रपति शिवाजी महाराज विश्व व्यापार में विश्वास करते थे और इसलिए सामुद्रिक व्यापार को बल देने का उन्होंने प्रयास किया था। और सामुद्रिक व्यापार को बल मिले, इसलिए उन्होंने सामुद्रिक सुरक्षा का विषय डेवलप किया था। और इसलिए छत्रपति शिवाजी को हमारे देश में फादर ऑफ नेवी कहा जाता है। नेवी का मूलभूत प्रारंभ उस समय जो विश्व व्यापार के लिए छोटे छोटे नाव लेकर के लोग जाते थे, उनकी रक्षा करने की कल्पना में से पैदा हुआ था। आज वो एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन के रूप में उभर करके आया। आज के युग में जब भी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। सदियों पहले हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में बहुत सारा काम हमारे
इतिहास के अंदर कई हमारे पूर्वजों ने किया था। जब हम चाणक्य की बात करते हैं तो चाणक्य के अर्थशास्त्र की तो बड़ी चर्चा है। टैक्सेशन के संबंध में चाणक्य ने एक बड़ी मजेदार बात बताई है। अब मैं उस बात को बोलूं तो कोई उसका मेरे गले में न भर दे, वरना लोग कहेंगे कि मोदी जी फिर तो आपको चाणक्य की तरह ही है टैक्सेशन सिस्टम लागू करना चाहिए। लेकिन एक अच्छी बात उन्होंने कही, तो सिद्धांत का तो उपयोग आज भी है। उन्होंने कहा था कि भाई टैक्सेशन सिस्टम कैसी होनी चाहिए। तो चाणक्य कहते थे कि फूल के ऊपर मधुमक्खी बैठती है, वो फूल को कोई भी नुकसान किए बिना उसे जो चीज चाहिए वो ले लेती थी। उसको उसके शरीर के लिए आवश्यक है वो भी उसमें से मिल जाता था, और वो जो ले जाती थी उसका उपयोग फूलों के विस्तार के लिए करती थी, यानी ग्रोथ के काम में भी वो मधुमक्खी आती थी। यानी टैक्सेशन ऐसा होना चाहिए कि जिसके कारण लोगों को मधु तो मिले, लेकिन जैसे मधुमक्खी फूल की रक्षा करते हुए मधु देती है, वैसे ही शासन ने टैक्स उतना ही लेना चाहिए ताकि जिससे टैक्स ले रहे हैं उसको कोई हानि ना हो, और जो टैक्स मिले वो मधुरी की तरह सब दूर प्रसारित हो। चाणक्य की ये सोच आज भी मैं समझता हूं दिशा दर्शक बन सकती है। अब देखिए टोडरमल, हम सब इतिहास पर टोडरमल का नाम पढ़ते थे। हमारे देश में भूमि विज्ञान, भूमि के रिकॉर्ड्स, उसका सबसे बड़ा काम जिसको आज रेवेन्यू कहा जाता है, महसूली विभाग कहा जाता है, वो टोडरमल के जमाने से शुरू हुआ। और उन्होंने कागज पर सिर्फ जमीन के नक्शे नहीं बनाए, उन्होंने एक पूरी व्यवस्था खड़ी की, और पूरी व्यवस्था खड़ी करके जमीन की मालिकी, उसका हस्तांतरण की प्रक्रियाएं, राज्य के साथ जमीन का नाता, राज्य की मालिकी, व्यक्ति की नालिकी, एक पूरा विज्ञान विकसित किया था। और टोडरमल की वो परंपरा आज सदियों के बाद भी चल रही है। लेकिन उसमें जो समय अनुकूल अपग्रेडेशन होना चाहिए वो नहीं हुआ। एक नियम से सरकारों में नियम है कि हर 30 वर्ष जमीन को नापना चाहिए, उसके हक प्रस्थापित करने चाहिए, उसके जो मालिक हैं उनको नए सर्टिफिकेट देने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हिंदुस्तान में पिछले 100 साल में जमीन नापने का काम ही नहीं हुआ है। उसके कारण ये जो जमीन के झगड़े वगड़े होते रहते हैं, उसके मूल में वो भी एक बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने कोशिश की है टेक्नोलॉजी का उपयोग, सैटेलाइट का उपयोग, बड़े आधुनिक ढंग से अपने यहाँ जमीन नापने का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। 100 साल के बाद ये काम हो रहा है, लेकिन उसके कारण बहुत बड़ी आने वाले दिनों में जनता की सेवा होने वाली है। अब शेरशाह सूरी हम नाम जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में शेरशाह सूरी का विजन उस समय, और जो जीटी रोड की चर्चा हो रही है, वो जीटी रोड शेरशाह सूरी के जमाने में हुआ था। यानी उस जमाने में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कितना बल था। इसलिए इतिहास में जिन महापुरुषों ने महान काम किए हैं, सुशासन के लिए काम किए हैं, विकास के लिए काम किए हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन समयानुकूल परिवर्तन करना चाहिए। वैसे का वैसा मॉडल आज नहीं चल सकता, वैसे के वैसे माध्यमों से काम नहीं हो सकता। Put this 5%, 10% amount to all those who are a regular taxpayer, and particularly the fixed salary earning people and those who are paying the tax. In a way, employees, I will give a special benefit schemes for them. यानी मेरा स्पष्ट मत है कि दुनिया के देशों में
जहां भी काला धन पड़ा है, हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे। कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होगी तो संशोधन करेंगे, नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो नए कानून बनाएंगे। विश्व के जिन जिन देशों में जहां टैक्स हेवन है, जहां ये पैसे पड़े हैं, उससे जानकारी लेंगे, एक एक पाई हम वापस लाएंगे और ये जो पैसे वापस आएंगे उसमें से 5 पैसे 10% अमाउंट जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं और विशेष करके जो सैलरी वाले लोग हैं, उनको बेचारे को कोई चारा नहीं है, उनका तो इनकम टैक्स यूं ही कट जाता है, उनको गिफ्ट के रूप में उसमें से 5% 10% मैं वापस दूंगा। ईमानदार लोगों को एक नया इंसेंटिव और चोर लुटेरों को सजा, एक नया कल्चर हम डेवलप करेंगे।